सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है मुंबई की बारिश। तो चलिए बच्चों, मुंबई की बारिश पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। बारिश का मौसम बहुत सुहावना होता है। बरसात अधिकतर सभी को अच्छी लगती है। बरसात के मौसम में बच्चे, बड़े, पशु पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब यही बरसात यकायक शुरू होती है और बंद होने का नाम नहीं लेती तो यह त्राही त्राही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे ही मुंबई की बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता। बिना किसी पूर्व अनुमान के बरसात शुरू हो जाती है और अचानक ही बंद हो जाती है। यह उपन्यास अंश मुंबई की उस बारिश का हाल बयान करता है जो मुंबई में समुद्र से सटे इलाकों में भारी नुकसान मचाने से कोई कसर नहीं छोड़ता। आइए इसे पढ़ते हैं बच्चों। यह एक उपन्यास का अंश है जिसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बातें देखिए। हर दिन एक जैसा नहीं रह सकता, बदलाव ही जीवन का क्रम बनाए रखता है। ये बात बिल्कुल सच है बच्चों। कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। ये बात कही है महात्मा गांधी ने। आगे देखिए। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कम हो जाती फिर तेज हो जाती। दरवाजे पर ताला पड़ा था, मतलब कोई आया नहीं। ना गौतम आया, ना कोपर, ना कोई और। किसी तरह ताला खोला। दरवाजा खोलकर अंधेरे में स्विच टटोला। ऑन किया तो कोई कसर नहीं हुआ। ऑन किया तो कोई असर नहीं हुआ। स्विच को कई बार ऊपर नीचे किया, कुछ नहीं हुआ। अचानक समझ में आया कि बिजली गायब है। दरवाजे से झांक कर बाहर देखा, पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी। बरसते पानी में खौफनाक लग रही थी। लहरों के हरहराने की आवाजें बार बार गूंज रही थी। हवाएं भी चीख रही थी। रह रहकर बादल गरज उठते थे। टीन की छत पर बरसते हुए पानी की तड़तड़ का शोर भी होड़ में शामिल था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। किसी पड़ोसी को जगाया नहीं जा सकता था। किसी से कोई खास जान पहचान भी नहीं थी। अब तक सवाल था कि क्या कोई मोमबत्ती, दिया या लालटेन कुछ भी है। जवाब साफ था, कुछ भी नहीं है। पतले से गद्दे पर दरी डालकर मैंने अपना बिस्तर तैयार कर लिया था। अपने जिस्म के सारे गीलेपन को पोंछकर और लुंगी लपेटकर जब बिस्तर पर पहुंचा तो लगा कि कई जगह से गीला है। टीन शायद टपक रही थी। 2-3 बार बिस्तर को इधर उधर खींचकर मैंने सो जाने की कोशिश की। बहुत जल्द हल्की हल्की नींद ने आ घेरा। मैं दोपहर तक सोता रहा। एड़ियों और पिंडलियों को अचानक ठंडे ठंडे पानी ने छूना शुरू कर दिया। मैं उठकर बैठ गया। मेरी नींद पूरी तरह भाग गई। बारिश में कोई कमी नहीं हुई। झटपट बिस्तर समेटना पड़ा। कुछ किताबें, लिखे अधखिले कागज थे, रोजाना पहने जाने वाले 2-4 कपड़े। मैंने सबको एक तरफ कर दिया, लेकिन वक्त नहीं था। बाहर का पानी अंदर फैल रहा था। देखते देखते सारी खोली में फैल गया। किसी तरह दरवाजा खोल दिया। बस्ती के चारों तरफ पानी था। छोटा मोटा तालाब बन गया था। आने जाने वाले कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। चारों तरफ एक तरह की खामोशी थी। सिर्फ बाहर आंधी और समुंदर की आवाज थी। छोटे छोटे घर काफी कुछ डूब गए थे। दूसरे छोर के 2 मंजिले मकान के ऊपरी मंजिल पर भरे हुए लोग बिल्कुल चुप थे। बढ़े हुए पानी को निहार रहे थे। मैंने पतला सा बिछौना बगल में दबाया। किताबें, कागज और कपड़े पेटी में रख लिया। एक बार मन हुआ इसी तरह पानी भरे रास्ते पर निकल चलूं, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि पानी बहुत ऊंचा है। आगे गली में पहुंचते पहुंचते कंधे तक आ जाएगा। तेज बहाव में चलना मुश्किल हो जाएगा। चुपचाप बढ़ते हुए पानी को देखता रहा। चाय की पतीली पानी में तैरने लगी। प्लास्टिक का मग और एल्यूमिनियम के डिब्बे भी बहने लगे। मुझे लगा मैं पूरी तरह फंस गया हूं। कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं है। खड़े रहना है या एक कोने में दूसरे कोने में खिसकते जाना है। सामने नजर उठाई तो देखा कि एक डोंगी नजदीक आती दिख रही थी। डोंगी के अंदर 2-3 लोग छतरियों को अपने सिर से सटाकर तेज हवाओं और तिरछी बौछारों से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक लड़का पानी में भीगता डोंगी को दाएं बाएं कर रहा था। मैंने देखा एक हाथ बार बार मेरी तरफ फिर रहा था। मैं पहचान गया, यह गौतम पाल का हाथ था। एक हाथ से छतरी सटा, दूसरे से इशारा कर रहा था। डोंगी मुझ तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी में चलकर मुझे आगे तक जाना होगा। मैंने हिम्मत बटोरकर पानी में चलना शुरू कर दिया। पानी ठंडा था, धार तेज थी, बौछारें और हवाएं भी तेज थी। लगा कि पांव कांप रहे हैं, किसी भी अगले कदम पर उखड़ जाएंगे, लेकिन मैं देखता रह गया। गौतम अचानक पानी में उतर गया।
छतरी को अपने आप से चिपकाए पैरों से टटोल टटोल कर कदम रखता धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं किसी तरह डोंगी पर पहुंच गया। एक बार लगा कि चढ़ते चढ़ते डोंगी पलट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी में तरबतर हम लोग वहां से गुजरने लगे जहां चर्च के अंदर से झांकते हुए लोग दूर से देख रहे थे। गांव में देवी का मंदिर डोंगी की बाईं तरफ था। पानी में आधा डूब गया था, पानी भरता जा रहा था। एक छतरी वाला बाल्टी से पानी को बाहर उलीसता जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ किनारा खत्म होता है, कहाँ सागर शुरू हो जाता है। थोड़ी दूर पर एक टेकड़ी थी। बहुत से लोग भागकर वहीं जमा हो गए थे। टेकड़ी पर कोई साया नहीं था। भीगते जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। गौतम ने छतरी मुझे थमा दी थी, खुद बरसते पानी में खड़ा हो गया था। यह भी जरूरी था कि छतरी को मैं पूरी तरह जिस्म से सटा लूं। कपकपी फिर भी जारी थी, लेकिन गौतम पर कोई असर नहीं था। डोंगी अब कुछ और घरों के बगल से गुजर रही थी। सब बैठी चाले थी। दरवाजे 3/4 पानी में डूब चुके थे। किसी आदमी के अंदर होने का सवाल ही नहीं था। डोंगी वाला फिर भी चीख रहा था, अंदर कौन है, आओ बाहर आओ। गौतम चीख कर बोला, अरे तू पागल हो गया है? इस बारिश के शोर में तेरी आवाज कौन सुनेगा, और इतने पानी में अंदर होगा भी कौन? लेकिन इस समय पास की दूसरी डोंगी से चिल्लाकर कोई कुछ कह रहा था। आवाज समझ में नहीं आ रही थी। एक तरफ कोई इशारा करता हुआ हाथी दिखाई दे रहा था। इशारा साफ था, दूर किसी चाल की खपरेलों पर लोग बैठे हुए थे। इस डोंगी में भरे हुए पानी को उलीचने वाले से पहले गौतम ने हाथ से इशारा किया, फिर चिल्लाकर कहा, तुम लोग उधर जाओ, हम लोग बाड़े की तरफ जाकर वापस आते हैं। लगा कि दूसरी डोंगी वाले ने बात समझ ली। रास्ते अलग हो गए। दूसरी डोंगी तेजी से उधर बढ़ने लगी जहां खपरेलों पर बैठे लोग खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। गौतम ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, बहुत ठंड लग रही है तुझे? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कपकपी की वजह से मुस्कुरा नहीं पा रहा था। आड़ी तिरछी होती हुई डोंगी चली जा रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जा रहा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ लगातार एक ही तरफ झुकते चले जा रहे थे। तेज हवाएं उन्हें उठने ही नहीं दे रही थी। लगता था कि सभी पेड़ टूटकर गिर जाएंगे और समंदर का पानी उन्हें बहा ले जाएगा। लेकिन मछेरों के लड़के इस माहौल में भी बहुत खुश थे। छोटी छोटी डोंगियां लेकर बाढ़ के पानी पर फैल गए थे, जाल फेंक रहे थे या बड़ी बड़ी टोकरियां पानी में डुबा रहे थे। बाहर आई हुई मछलियां जालों और टोकरियों में फंस जाती थी, फुदकती थी तब तक जब तक मर नहीं जाती थी। डोंगियों में मछलियों के ढेर लगते जाते थे। मैं कपकपी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह बोला, अच्छा हो गया यार कि आ गया, नहीं तो क्या होता मालूम नहीं। गौतम कुछ नहीं बोला, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन कह नहीं पा रहा है। अपनी आवाज मुझे अजीब लग रही थी, जैसे घिघी बंद रही हो या आवाज भर्रा गई हो। कपकपी को रोककर किसी तरह मैंने कहा, हम लोग जा कहाँ रहे हैं यार? गौतम चारों तरफ नजरें डाल रहा था। बोला, तेरे तेरे के बाड़े में। उनका नाम है तेरे। पुराने लोग हैं यहाँ के। उनका बाड़ा काफी बड़ा है और थोड़ी हाइट पर है। शायद शाम होने लगी है। घने बादलों में कुछ पता नहीं चल रहा था। डोंगी ने हमें कुछ दूर छोड़ दिया। घुटनों तक पानी में चलकर हम तेरे के बाड़े में पहुंचे थे। तो बच्चों, ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का एक उपन्यास है। उसका कुछ अंश लिया गया है, जिसमें हमने देखा बाढ़ आने पर, मुंबई में बाढ़ आने पर किस तरह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, अतः किसी भी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। सूझबूझ और बुद्धिमानी से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। और हमने सीखा सहयोग की भावना, भाईचारा, दूरदर्शिता, आपदा प्रबंधन और मुंबई की बारिश। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।